तमिलनाडु के कुन्नूर में एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सीनियर फौजी अफसरान और पायलट समेत 14 लोग थे हेलीकॉप्टर में सवार। एयरफोर्स ने जांच का दिया हुक्म। 13 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को करेंगे अवाम के नाम मानवन। 14 जनवरी तक काशी विश्वनाथ धाम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का किया जाएगा इनकाद। वज़ीर-ए-आज़म ज़रई आबपाशी स्कीम से बदल रही है बुंदेलखंड की तस्वीर। खेतों को पानी मिलने से दिखाई देने लगी है हरियाली। लौट रही किसानों के चेहरों पर मुस्कान। और मुल्क में तेजी से जारी है कोरोना टीकाकारी। अब तक मुल्क में लगाई गई 129 करोड़ 54 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन की डोज। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। इंडियन एयरफोर्स का MI-17V5 हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर के पास आज क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी अहलिया समेत 14 लोग सवार थे। जाए हादसे पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इंडियन एयरफोर्स ने हादसे की जांच का हुक्म दे दिया है। नीलगिरी में हेलीकॉप्टर जाए हादसे से 4 लाशें बरामद की गई हैं और विलिंगटन में आर्मी अस्पताल में ले जाया गया है। जिला अफसरान का कहना है कि 3 जख्मियों को भी बचाया गया है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स चीफ को जाए हादसे पर पहुंचने के लिए कहा है। वज़ीर दफ़ा ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की इत्तला दी। वज़ारत दफ़ा के सीनियर अफसरान की मीटिंग जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुसलसल नमी बार पॉलिसी की शरहों में कोई तब्दीली नहीं की है। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जायजा मीटिंग के बाद इसका ऐलान किया। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा गया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि आलमी बाजारों में कोविड-19 वबा की वजह से बहुत से चैलेंजेस आए हैं और भारत के सामने बहुत से चैलेंजेस रहे हैं, जिनका सामना करने में आरबीआई ने अहम किरदार अदा करने की कोशिश की है। अब हम कोरोना से निपटने के लिए पहले से बेहतर हालत में हैं। This pandemic truly brought India together and could just be the moment of India's arrival as a global growth driver. Let me now turn to the deliberations of the Monetary Policy Committee, which met on 6th, 7th and 8th of December. Based on an assessment of the macroeconomic situation and outlook, the MPC voted unanimously to maintain the status quo with regard to the policy repo rate and by a majority of 5:1 to retain the accommodative policy stance. Consequently, the policy repo rate remains unchanged at 4% and the stance remains accommodative as long as necessary to revive and sustain growth on a durable basis and continue to mitigate the impact of COVID-19 on the economy while ensuring that inflation remains within the target going forward. काशी में बाबा विश्वनाथ धाम की तज़ीनकारी का काम अब तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को इसको अवाम के नाम मानवन करेंगे। इस दौरान बीजेपी इस प्रोग्राम को पूरे मुल्क में पहुंचाने के लिए बड़े इंतजामात कर रही है। इसके तहत 51 मकामात पर इस प्रोग्राम को बराह रास्त नश्र किया जाएगा। काशी से सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान भोलेनाथ और मां गंगा से विशेष नाता रहा है। सांसद बनने के बाद से ही पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया है। काशी विश्व की सबसे पुरानी नगरी है। काशी में भगवान भोलेनाथ का जो मंदिर है और उसके आसपास के क्षेत्र का कई वर्षों से पुनर्निर्माण नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम के सौंदर्यीकरण का काम शुरू कराया था, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री के द्वारा 13 दिसंबर को होगा। 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण का कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से काशी में होगा। योजना बनाई है कि ये भव्य कार्यक्रम सिर्फ काशी तक ही सीमित न रहे, ये गांव-गांव तक पहुंचे।
इसके तहत देश के 51,000 स्थानों पर ये कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। वो जन जन के मन मन में रहने वाले शिव का वो कार्यक्रम गांव-गांव तक पहुंच सके, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने एक योजना बनाई है। उस योजना के तहत देश के 51,000 स्थानों पर वो कार्यक्रम सीधा लाइव दिखाया जाएगा। 13 दिसंबर की शाम को वाराणसी में ही भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों का 2 दिवसीय सम्मेलन होगा, जो 14 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर को दर्शन के बाद सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री काशी से वापस लौटेंगे। 17 दिसंबर को काशी में ही देश भर के महापौरों का सम्मेलन होगा। इसके अलावा 23 दिसंबर को देश के अलग अलग प्रांतों से प्राकृतिक खेती, जैविक खेती करने वाले वैज्ञानिक, किसान, नई खेती करने वालों का बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उस दिन काशी में एक युवा सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों नौजवान एकत्र होंगे। 13 दिसंबर से 14 जनवरी मकर संक्रांति तक काशी में रोज एक उत्सव होगा। महीने भर चलने वाले इस उत्सव की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दिल्ली से तापस भट्टाचार्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बुंदेलखंड में किसानों की खुशहाली की कहानी बयां कर रही वज़ीर-ए-आज़म ज़रई आबपाशी स्कीम ने बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने का काम किया है। बुंदेलखंड का जो इलाका अब तक खुश्क बंजर ज़मीन के तौर पर जाना जाता था, वहां अब खेतों में फसलें लहलहा रही हैं। कभी अपने खेत से एक फसल लेने के लिए जद्दोजहद करने वाले किसान अब अपने खेत से साल में 2-2 फसलें हासिल कर रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो रहा है और इलाके से नकल मकानी भी रुकी है। ये सब मुमकिन हुआ है वज़ीर-ए-आज़म ज़रई आबपाशी स्कीम की मदद से। आइए देखते हैं बुंदेलखंड से ये खबर। बुंदेलखंड से आई खुशहाली की तस्वीरें। सूखी बंजर भूमि पर लहलहाई फसलें, हरियाली से खिल उठे बुंदेलखंड के खेत। पानी की कमी से जूझ रहे किसानों को प्रधानमंत्री की सौगात। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से बदली बुंदेलखंड की तस्वीर। लहलहाते खेत, हरियाली और हरी भरी फसलें, ये सबसे ताजा तस्वीर है बुंदेलखंड की। उस बुंदेलखंड की जो अब तक बंजर भूमि और सूखे खेतों के लिए जाना जाता था। कुछ समय पहले तक बुंदेलखंड के किसान रबी की फसल की सिंचाई के लिए परेशान रहते थे, लेकिन अब वही किसान गर्मी में भी फसल ले पा रहे हैं। जिन खेतों में एक फसल भी मुश्किल से हो पाती थी, उन्हीं खेतों में किसान अब 2 फसलें ले रहे हैं। बुंदेलखंड में ग्राम देहरी पंचायत के किसान हरदयाल यादव कुछ समय पहले तक अपने खेत में फसल लेने के लिए काफी संघर्ष करते थे। सिंचाई की सुविधा के न होने की वजह से एक फसल भी नहीं मिल पाती थी, लेकिन फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से तस्वीर बदली और अब हरदयाल खेती के साथ ही मछली पालन से भी आमदनी कर रहे हैं। यहाँ की जंगली इलाका था, पानी का कोई साधन नहीं था, कुआं वगैरह थे नहीं। मुझे तालाब से पानी लाना पड़ता था करीब 5 किलोमीटर दूर से, इसलिए मैं परेशान था। जब से ये तालाब हुआ बन गया, जब से मुझे दोनों फसलें मेरी होने लगी। और मछली पालन का भी काम मैं करता। 3-4 खेत तालाब बने हैं और 4-5 डक पॉन्ड बने हैं। और इससे जो है जो फायदा भाई के पहले एक फसल होती, अब पानी को स्तर बढ़ गया, कुएं में बढ़ गया पानी को लेवल, और जो नरवन में भर हुए पानी, तो जो है 2-2 फसलें होने लगी। टीकमगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत व्यापक स्तर पर तालाब और स्टॉप डैम बनाए जा रहे हैं, जिससे एक तरफ जहां किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल मिल रहा है, तो वहीं भूजल स्तर में भी वृद्धि हुई है। अच्छी फसल होने और खेती किसानी में आमदनी के बढ़ने का सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिला है और गांवों से पलायन भी रुका है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत बनी थी। कब बनी थी? जैसा अभी कोरोना काल में बनी थी, गर्मियों में साहब। का फायदा हो इससे साहब फायदा जो भाग जो बाहर जाते हम लोग मजदूरी का, तो बाहर नहीं जाएंगे, इसी में गुजारा करेंगे जो भी है अपना
मछली पालन करेंगे, कहीं सिंगाई लगाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर गांव में तालाब और वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं। सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर लोगों को पानी सहेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सरकार की मंशा है कि गांव का पानी गांव में और खेत का पानी खेत में रहना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। चेक डैम, स्टॉक डैम, तालाब, डगआउट पॉन्ड, खेत तालाब लिए थे, पर्कुलेशन टैंक लिए थे और गेबियन स्ट्रक्चर। इन संरचनाओं से आसपास के जो कुएं थे उनमें जल भराव क्षेत्र, जल का स्तर बढ़ा है। इसमें उनके द्वारा मछली पालन का कार्य भी किया जा रहा है और वो इसमें फसल नहीं ले पाते थे। इसके ये पूरा सूखा पड़ा रहता था, इसका पानी पूरा इसमें जो आता था वो निकल जाता था। अब इसमें पानी स्टोरेज हो रहा है तो वो फसल भी इसकी ले पा रहे हैं। दो फसल कम से कम वो ले लेते हैं। बुंदेलखंड से आई ये ताजा तस्वीरें इलाके की खुशहाली की कहानी को बयां कर रही हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जमीनी स्तर पर दिखाई दे रही है। बुंदेलखंड के जिन इलाकों में कभी एक एक बूंद पानी के लिए किसान परेशान थे, आज वहां प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना से किसानों का जीवन आसान हुआ है। बुंदेलखंड में सूखे की समस्या से परेशान ये किसान अब अपने खेतों में एक से ज्यादा फसल ले रहे हैं, जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ी है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज मथुरा जिले में 201 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत के 196 तरक्याती प्रोजेक्टों को अवाम के नाम मानवन किया और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तफ़ीदीन को मंजूरी सर्टिफिकेट और चेक भी तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा कि ब्रज तीर्थ विकास परिषद के ज़रिए ब्रज इलाके के तीर्थों की तरक्की हो रही है। मथुरा वृंदावन मिलकर बड़े नगर निगम के तौर पर तरक्की पजीर हुए हैं। यहाँ तरक्की की नई स्कीमों पर काम हो रहा है। ये तीर्थ हल्के मुल्क और दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज़ बन रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश माँ गंगा यमुना की सरजमीन है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण वो बाबा विश्वनाथ की सरजमीन है। अपनी ये सरजमीन मुख्तलिफ तीर्थों से भरी है। वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भारत की रूह बसती है। उत्तर प्रदेश मां गंगा और मां यमुना की भूमि है। उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है। उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमि है। भगवान श्री कृष्ण की भूमि है। उत्तर प्रदेश कुंभ की भूमि है। उत्तर प्रदेश अनेक तीर्थों से भरी हुई भूमि है और भारत की आत्मा अगर सचमुच कहीं निवास करती है तो वह उत्तर प्रदेश है। लेकिन पिछली सरकारों ने उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करने का कार्य किया था। उत्तर प्रदेश में दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं परिवार हो गया था। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां बिजली देने में लोग भेदभाव करते थे। 4 जिले में बिजली आएगी, वह भी आधी अधूरी। विकास की सभी योजनाओं को वहीं पर केंद्रित करके उन्हीं में बंदर बांट होता था। लेकिन भाइयों बहनों, 2017 में आप सबने आशीर्वाद दिया और विकास की योजनाएं किस तेजी के साथ आगे बढ़ती भी गई, आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना के खिलाफ हुकूमत के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। सेहत व कुंबा बहबूद वजारत के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 8,439 नए मामले सामने आए हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से 9,000 से ज़्यादा लोग सेहतयाब होकर वापस भी लौट रहे हैं। इसके बाद मुल्क में रिकवरी रेट बढ़कर 98.36% हो चुका है। मुल्क में कोरोना के खिलाफ टीकाकारी मुहिम भी तेज़ी से जारी है। मरकज़ी सेहत वजारत के मुताबिक मुल्क में अब तक 129 करोड़ 54 लाख से ज़्यादा कोविड टीका लगाए जा चुके हैं। टीकाकारी मुहिम के 326वें दिन 73 लाख से ज़्यादा टीकों की खुराक लोगों को दी गई। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने आज अपने महाराष्ट्र दौरे के तीसरे दिन 22वें मिसाइल विसिल स्क्वाड्रन पर मुनक़िद प्रोग्राम को खिताब किया। प्रोग्राम 22वें मिसाइल विसिल स्क्वाड्रन को सदर जमहूरिया के ज़रिए एजाज़ देने के लिए मुनक़िद किया गया था। सदर जमहूरिया ने अपने खिताब के दौरान 22वें मिसाइल विसिल स्क्वाड्रन के गुज़िश्ता 5 दहाइयों के मुल्क के तईं दिए गए ताउन के बारे में बात कही। बहरी फ़ौज पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बहरी फ़ौज खुद कफ़ील भारत के तईं पुरज़्म है। कुदरती आफात में मदद मुहैया कराने में बहरी फ़ौज का अहम किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि मिसाइल विसिल स्क्वाड्रन मुल्क के समंदरी सरहदों की हिफाजत कर रहा है। I am happy to note that the Prabal class ships are built in India. It showcases the Navy's commitment towards indigenization and our vision of Atmanirbhar Bharat. I look at this commitment of the Navy as a tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj, who is regarded by many historians as the founder of India's battle-ready naval force in the 17th century. I am happy to note that the squadron has earned several honors and awards for conspicuous gallantry and distinguished service. This includes Mahavir Chakra, Veer Chakra, and Nausena medals, which is a proof of the bravery of the killer squadron. Ladies and gentlemen, I am told that the ships of this squadron have been deployed for a multitude of operations. They are securing our maritime borders through mission-based deployments. They are also undertaking diplomatic missions in the Gulf of Oman and Persian Gulf and anti-piracy operations. खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये छोटा सा वक्फा। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए आज खवातीन मंशूर जारी किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शक्ति विधान के नाम से मंशूर जारी किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस ने पंचायती राज में 33% खवातीन रिजर्वेशन दिया। कांग्रेस इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ये मंशूर लाई है। उन्होंने कहा कि खवातीन आज अपने हक के लिए लड़ना चाहती हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हुकूमत बनने पर नए सरकारी ओहदों में 40% खवातीन के ओहदे महफूज रखे जाएंगे। 50% तक खवातीन को नौकरी देने वाली कंपनियों को टैक्स में रियायत और मदद भी दी जाएगी। राजनीति में जो 40% हम हिस्सेदारी से हम शुरू कर रहे हैं टिकटों में, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ा के एक दिन ये 50% बने। ये जो हिस्सेदारी है, इससे जो इम्बैलेंस है राजनीति में महिलाओं का, उसको हम ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं। नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं को नियुक्ति होगी। इसका मतलब है कि जो हमने घोषणा की कि हम 20 लाख रोजगार दिलवाएंगे, उसमें से 8 लाख रोजगार महिलाओं के लिए होंगे। 50% तक महिलाओं को नौकरी देने वाले व्यवसायों को कर में छूट और सहायता मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित छोटे व्यवसायों को सस्ता ऋणों और टैक्स रिफंड हेतु फंड मिलेंगे। 10+2 में प्रत्येक लड़कियों के लिए स्मार्टफोन दिया जाएगा। स्नातक में जो
नामांकित प्रत्येक लड़कियों को स्कूटी मिलेगी। राज्य भर में वीरांगनाओं के नाम पर 75 दक्षता विद्यालय शुरू किए जाएंगे। ये हर जिले में होंगे। कांग्रेस के जरिए जारी किए गए खवातीन मंशूर को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने झूठे वादे करार दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय तर्जुमान हरीश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि अगर कांग्रेस की नीयत नेक होती तो ये बातें कांग्रेस की जेर निगरान रियासतों में पूरी हो जाती। समाजवादी पार्टी के लीडर सुनील सिंह ने कहा कि पहले ये सारे वादे छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब में पूरे करके दिखाएं। आज उत्तर प्रदेश की सम्मानित नारी शक्ति आपके चैनल के माध्यम से प्रियंका वाड्रा से ये सवाल पूछ रही है कि जो घोषणा पत्र प्रियंका वाड्रा जी ने महिलाओं का उत्तर प्रदेश में जारी किया है, क्या उसका एक चौथाई भी उन्होंने, जहां उनकी सरकारें हैं पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में, लागू किया है? ये झूठ और फरेब का खेल नहीं चलने वाला है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है, यहाँ की नारी शक्ति बहुत जागरूक है। ऐसे सब लोगों को जो झूठ और फरेब की राजनीति करते हैं, उनको पुनः बहुत करारा जवाब 2022 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता देने वाली है। कांग्रेस भी अपना घोषणा पत्र लेकर के आई है, लेकिन कांग्रेस को ये चाहिए था कि जो वादे वो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं वो छत्तीसगढ़ में उसको लागू कर देते, राजस्थान में लागू कर देते, पंजाब में समय था कि लागू कर देते। चुनाव तो केवल दो लोगों के बीच है, भाजपा का गठबंधन और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। मेरठ में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की परिवर्तन संदेश रैली में राष्ट्रीय लोकदल सुप्रीमो जयंत चौधरी और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने अपने खिताब में 2022 में बीजेपी के सफाये की बात कही। जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपने मंशूर भी जारी कर दिए हैं। दोनों पार्टियां मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि 2022 में तब्दीली आने वाली है। ओमिक्रॉन की दस्तक के बाद से पूरे मुल्क में कोरोना के इन्फेक्शन को रोकने के लिए जंगी पैमाने पर फिर से मजीद तेजी के साथ काम हो रहा है। सभी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों समेत पब्लिक मकामात पर निगरानी बढ़ा दी गई है। टेस्ट और ट्रैक की हिकमत अमली पर ज्यादा मौसर कदम उठाए जा रहे हैं। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की नीति पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डों पर भीड़ प्रबंधन, तैयारियों, परीक्षण क्षमता से जुड़े तमाम मसलों पर तैयारियों का जायजा लिया। मंत्रालय ने कहा है कि हवाई अड्डे पर RT-PCR सेवाओं में इजाफा करने और हेल्प डेस्क जैसे तमाम मसलों पर एक्शन प्लान तैयार किया गया है और सरकार हर दिन के हालात पर नजर रख रही है। राज्यों में भी पूरी तैयारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर निगरानी बढ़ा दी गई है और यात्रियों की जांच की जा रही है। वहीं ऐसी ही तत्परता कश्मीर में भी देखी जा रही है, जहां आइसोलेशन केंद्र के निर्माण से लेकर यात्रियों की जांच और इलाज की व्यवस्था की जा रही है। 19 मेडिकल टीमें हमारे यहाँ प्रमुख रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हवाई अड्डे पे लगी हुई हैं। इन्हीं की देखभाल करने के लिए 19 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और 4 मजिस्ट्रेट जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में लगाए गए हैं। गुजरात के राजकोट में ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए स्थानीय प्रशासन तैयारी में जुटा है। मेडिकल कॉलेज के डीन ने बताया कि NGO की तरफ से एक अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था की गई है। वहीं अहमदाबाद में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आने के बाद से सिविल अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और इस वक्त तो हॉस्पिटल में भी सफिशिएंट बेड से ऑक्सीजन है। After second COVID, lot of these facilities have been increased. जयपुर में ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है। RUHS के अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से घूमकर वापस आया, वह कोविड पॉजिटिव पाया गया है। एहतियातन, क्योंकि इसका एयरबोर्न ट्रांसमिशन फास्ट है, तो जो भी अन्य कोई संपर्क में है उनको कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के जरिए CMHO की टीम आइडेंटिफाई कर रही है और उनके सबके सैंपलिंग की जा रही है।
बेंगलुरु में ओमिक्रॉन से निपटने के लिए टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके साथ ही अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या पर भी नजर रखी जा रही है। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का कोई मामला सामने नहीं आया है। इसके प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई। शामली जिले के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल के दर्जा 9 के तालिब-इल्म क्षितिज शर्मा ने कंप्यूटर की दुनिया में नई कामयाबी हासिल की है। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास चलने और गरीब बच्चों के पास मोबाइल लैपटॉप न होने की वजह से उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी। क्षितिज को बहुत से बच्चों के बारे में जब ये मालूम हुआ तो उन्होंने गरीब बच्चों की तकलीफ को समझते हुए सिर्फ 3 से 4 हज़ार तक की कीमत में एक पीसी बनाने का काम किया। अटल टिंकरिंग लैब में क्षितिज ने ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल के लिए नीति आयोग इंस्पायर अवार्ड अहमदाबाद भेजा गया है। अप्रूवल मिलने के बाद इसका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा। अटल टिंकरिंग लैब के इंचार्ज इंजीनियर हिमांशु सैनी ने बताया कि इससे तलबा और तालिबात व दीगर लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत अच्छी पहल है और मैं तो ये कहूँगा कि हर स्कूल को अटल टिंकरिंग लैब मिलनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे वहाँ काम करते हैं और बहुत सारी चीज़ें नई नई टेक्नोलॉजी की उन्हें सीखने को